बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे लैब सेफ्टी से रिलेटेड, जो हमारे केमिकल हैज़ार्ड्स हैं या बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स हैं या हमारे कोई भी टॉक्सिक और इंजरीज़ जो हमें हो रही हैं लैब के अंदर, तो हम आज उसके बारे में कंप्लीट जो है वो डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है हमारा जो सब्जेक्ट है वो सारा इंट्रोडक्टरी है, मतलब लैब के बारे में जो आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो इसलिए हमने सारी बेसिक्स चीज़ें जो है ना, सारे बेसिक्स टर्म जो हैं वो हमने जो है वो लर्न करने हैं। ठीक है। अच्छा, हम ये बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। जो भी हमारा वर्क प्लेस है, लाइक हमारी लैब है, उसमें हमें जो है वो क्या जो है वो डिफ़िकल्टीज़ या क्या जो है हमें इंजरीज़ या एक्सीडेंट्स हमारे जो हैं वो क्या, मतलब जो है वो अकरेंस उनकी कैसे हो सकती है, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे केमिकल एंड रिएजेंट हैज़र्ड से। ठीक है। अब केमिकल्स जो हैं वो हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स जिनसे हमने जो है वो अपने लैब के अंदर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है या हमने कोई रिएजेंट्स बनाने हैं, मतलब जो भी केमिकल है, आइदर वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में या गैस की फॉर्म में है, तो जो है वो उनको जो उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो हैंडलिंग है या उन केमिकल रिएजेंट्स से जो हमें जो हैज़र्ड्स हो रहे हैं उनको जो है वो हमने जो है ना डिटेल्ड और कम्प्रिहेंसिवली जो है वो डिस्कस करना है। ये आपका थियोरेटिकल थ्योरी का जो है वो पार्ट ये लेंथी है काफ़ी, तो मैं इसको जो है ना वो आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना चाह रही थी ताकि आपको जो है ना वो ईज़िली समझ आ जाए। तो हमारा ये मोनिका की बुक है, उसमें ये चैप्टर है हमारा। ठीक है। तो उसमें ये थोरोली जो है ना इसके बारे में जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं यही चाह रही थी कि आप लोगों को जो है वो ऑथेंटिक जो है वो सोर्स से ना मैं पढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को ना इजी हो जाए। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल एंड रिएजेंट हैज़र्ड से। अच्छा, मैंने आपको बताया कि केमिकल हमारे क्या हैं। केमिकल वो हैं हमारी लैब के अंदर जो भी हमारे रिएजेंट्स हैं जिनसे हमने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। कुछ केमिकल या रिएजेंट्स जो मैंने आपको बताया था कि वो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, कंपनी से बने हुए आते हैं। ठीक है। हमने जो है वो बस उन पे जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस या क्यूसी परफॉर्म करके और हमने टेस्टिंग स्टार्ट करनी होती है। अपने जो पेशेंट सैम्पलिंग है या हमारी कोई भी रिसर्च का वर्क है, कोई भी जो हमारी टेस्टिंग हमने परफॉर्म करनी है, तो उन रिएजेंट्स और केमिकल्स के थ्रू जो है वो यूज़ करके जो है वो हमने करना होता है। अच्छा, ये केमिकल और रिएजेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं या गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इट कैन बी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो अगर प्योर सब्सटेंस है तो हमें उसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पता होगी कि आइदर ये प्योर है तो इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स या कौन कौन से जो है वो उसने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं। और अगर मिक्सचर है सब्सटेंसेस का तो इट्स मीन्स के इसमें बहुत सारे जो है वो केमिकल्स ऐड अप करके और एक सिंगल जो है वो उसने केमिकल या रिएजेंट जो है वो हमारे पास बनाया हुआ है। अच्छा, इम्पोर्टेंट इसमें केमिकल रिएजेंट या है केमिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास क्या है, कह रहा है कि हैज़र्ड एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द केमिकल्स इंक्लूड फायर, एक्सप्लोजन एंड द इफेक्ट्स फ्रॉम द टॉक्सिक, हार्मफुल, इरिटेटिंग एंड कोरोसिव केमिकल्स। अच्छा, अब वो कहना ये चाह रहा है कि हम जब भी किसी केमिकल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं या हमारी हैंडलिंग है केमिकल की, तो उसमें जो है ना वो हमारा क्या क्या इंक्लूड हो सकता है कि हमने ये तीनों काम, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है या कोई भी हैंडलिंग है, तो हमने इनमें जो है वो डिफरेंट ये जो टर्म्स हैं इनको जो है वो ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। ठीक है। In district laboratories, the risk associated with the use of chemicals can be minimized by the laboratory staff knowing with the chemicals and hazards and know how to handle and store them correctly. अगर आपको ये पता होगा कि हमने जो है वो हमारा केमिकल है या रिएजेंट है वो हमने कैसे स्टोर करना है, उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे उसकी परफॉर्मेंस है, अगर हमारा जो लैब में स्टाफ होगा, जो वर्किंग पैरामीटर्स या वर्किंग क्राइटेरिया के अंदर जो लोग काम करेंगे और उनको इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी हैंडलिंग और इसकी स्टोरेज पता होगी, तो वो कीनली और केयरफुली जो है वो इन केमिकल्स और रिएजेंट्स को जो है वो हैंडल करेगा, यूज़ करेगा, ताकि जो है वो कम से कम जो है वो हमारे पास एक्सीडेंट और इंजरीज़ जो हैं वो अक्कर हों। In tropical countries, it is particularly important to keep chemicals and reagent out of the district
direct sunlight and prevent their overheating in the laboratory or in the आउटसाइड स्टोर। मैंने आपको बताया था कि हमारी लैब में जो है वो हीट भी होती है उस टाइम, ठीक है, जो मतलब हमें डिफरेंट केमिकल या रिएजेंट या कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमें जो हमारे पास बंसन बर्नर चल रहा होता है या हमारी लैब का टेम्परेचर जो है वो किसी भी जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर में सेट होता है, आइदर वो कोल्ड है या आइदर वो जो है वो नॉर्मल है। तो रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है यूजुअली 20 to 24 होता है, ठीक है। तो उसने जो है वो उसकी यही स्पेसिफिकली जो एक्सप्लेन किया है इस बारे में कि आप जो है ना इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपकी जो लैब का टेम्परेचर है वो बिल्कुल जो है वो स्पेसिफिक रहे जब आप जो है वो केमिकल और रिएजेंट्स जो यूज़ कर रहे हों, ठीक है। अब जो भी हमारे पास केमिकल या रिएजेंट लैब में अवेलेबल होता है, जब हम कंपनी से परचेज़ करते हैं तो उसके साथ हमारे पास लिटरेचर भी होता है, ठीक है। उस लिटरेचर के ऊपर जो है वो उस केमिकल या रिएजेंट की हर स्पेशलिटी जो है वो मेंशन होती है कि आपने इसको इस टेम्परेचर पे रखना है, इसको इस तरह से हैंडल करना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ना एक्सप्लेन होती है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ कि लैब में जब भी आप जाओ, आइदर वो कोई इक्विपमेंट हो, आइदर वो कोई केमिकल हो, आइदर कोई जो है वो कुछ भी हो लैब में, आप पहले उसके बारे में नो हाउ लें, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, फिर जो है वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, ठीक है। एक्यूरेट रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट ऑफ ऑल केमिकल इन द लेबॉर्ट्री। हम जो भी केमिकल या रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, हमने जो है वो लैब एक अच्छी स्टैंडर्ड लैब वही होती है जिसके अंदर जो है हमने अपना पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया हुआ होता है। उसके बाद इन आउट रीच लेबॉर्ट्रीज दोज केमिकल्स एंड रिएजेंट दैट आर नॉट रिक्वायर्ड और आर नॉट लेबल्ड मस्ट बी सेंट टू द नियरेस्ट लेबॉर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, बल्कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था लैब सेफ्टी रूल्स में, तो उसमें मैंने जो है वो आप लोगों को दिखाया भी था कि जब भी कोई केमिकल या रिएजेंट हम जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं बोतल टू बोतल, मतलब अगर एक रिएजेंट या केमिकल एक बोतल में हमने रखा हुआ है और वो उस कोई भी इशू हो गया है उस बोतल के साथ या उस कंटेनर के साथ, वो लीकेज हो गया या कुछ भी, और आपने जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उस कंटेनर को या उस बोतल को जो है वो चेंज करना है, क्योंकि हम वेस्ट तो नहीं कर सकते अपना केमिकल या रिएजेंट भी, बिकॉज़ वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और रेयर भी, इजीली अवेलेबल नहीं होती हर चीज़ लैब के अंदर। तो आपने मेक श्योर करना है कि फ़र्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या हो कि आपका वो जो भी आप चेंज करो, आपका लेबल जो है वो लेबल्ड हो, आपका कंटेनर, आपकी बोतल जिसके अंदर आपने वो केमिकल डाला है। सपोज़ आप किसी बोतल या कंटेनर के अंदर जो है वो अपना केमिकल या रिएजेंट ट्रांसफ़र करें और आप भूल जाओ इसके ऊपर उसका नेम मेंशन करने में, बाद में जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी। आप जहाँ पर जो केमिकल या रिएजेंट आपने यूज़ करना होगा वो आप करोगे नहीं और आप उसकी जगह गलत ऐड कर दोगे। अच्छा, most manufacturer of the chemical provide comprehensive hazard and the safety information with the product। मैंने आपको भी बताया कि हर इंस्ट्रूमेंट या हर केमिकल या हर रिएजेंट के साथ हमारा कंपनी मैन्युफैक्चर जो है वो लिटरेचर आता है और उस पर उसने उसके यूजेस और उसकी क्या स्पेसिफिसिटी है या उसकी क्या क्वालिटी है या उसकी क्या जो है वो इम्पोर्टेंट बात है, उसने जो है वो उस लेबल के ऊपर मेंशन की हुई होती है। अच्छा, हमारा जो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमने इन केमिकल और रिएजेंट हैज़र्ड्स को पढ़ने के साथ साथ जो है वो इनके सिंबल्स जो हैं हमारे पास उनको भी बहुत जो है वो केयरफुली लर्न करना है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो आपको। अगर आप लैब में जाते हो या लैब के बाहर आपको कोई भी ऐसा जो है वो मार्क नज़र आता है, कोई जो है वो सिंबल नज़र आता है, तो आप फ़ौरन जो है वो आइडेंटिफाई कर लो कि ये हमारी लैब या ये हमारा केमिकल या रिएजेंट हमारा किस नेचर का हो सकता है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास, उसमें जो है वो फ्लेम बर्न हो रहा है और उस पर लिखा हुआ है फ्लेमेबल, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये शो कर रहा है कि फ्लेमेबल केमिकल्स हैं, ठीक है। अब फ्लेमेबल केमिकल्स क्या होते हैं? फ्लेमेबल केमिकल्स वो होते हैं जो है अब्रप्टली या जो है वो वेरी फ्यू जो है वो एक्सटेंट पे हमारे पास क्या करे, फायर कैप्चर कर ले। सपोज़ ऐसे है, आप कह लो कि अगर आपने कोई भी केमिकल या रिएजेंट की बोतल ओपन की है और विद इन 2 मीटर जो है वो आपके पास कोई भी जो है वो गैस का या कोई भी आपके पास जो फायर का या कोई भी जो बर्नर है आपके उस एरिया में ना हो, इसीलिए उस जो भी आपका कंटेनर है या आपका जो मतलब केमिकल या रिएजेंट है
है उस पे अगर ये साइन बना हुआ होगा कि फ्लेमेबल केमिकल्स हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उस केमिकल को या उस बोतल को या उस रिएजेंट को जो है वो नियर टू फायर जो है वो ओपन नहीं करना। बाज़ जो हैं वो हमारे पास इस तरह के केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो मतलब केमिकल या रिएजेंट ऐसा होता है जो बोतल में बंद रहने से उसके अंदर गैस प्रोडक्शन हो जाती है। तो क्या होगा, सपोज़ जैसे आप स्टोव के अंदर आप गैस जो है वो ऑन करते हो तो एकदम वो फायर कैप्चर करता है। तो इसी तरह अगर इस केमिकल या रिएजेंट को आप एकदम से ओपन करेंगे और उसकी अगर नियरेस्ट एरिया के अंदर अगर कहीं पे फ्लेम जल रहा होगा तो क्या होगा कि एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, आग लग सकती है और जो है वो इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट अकर हो सकता है। A flammable substance is the one that readily ignites and burns. Some flammable chemicals are a more serious fire risk than other because it easily. ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उसने इसी के बारे में बात की। अब हम जो है वो उसने फर्दर क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया है फ्लेमेबल केमिकल्स को। मतलब फ्लेमेबल केमिकल्स की भी फर्दर डिवीज़न है। ठीक है, उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि हमने जो है वो 3 टाइप्स में जो है वो हमने अपने फ्लेमेबल केमिकल्स को जो है वो क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है। द टर्म फ्लेमेबल हैज़ द सेम मीनिंग एज द इनफ्लेमेबल। ठीक है, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल में कर दिया है, हाईली फ्लेमेबल में कर दिया है उसने, और जस्ट फ्लेमेबल में। सेफ स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ फ्लेमेबल केमिकल्स। अब उसने जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि जो फ्लेमेबल केमिकल्स हैं या जो फायर कैप्चरिंग हमारे पास केमिकल या रिएजेंट्स हैं उनकी स्टोरेज या उनकी सेफ्टी हमने कैसे करनी है। कीप ओनली स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ फ्लेमेबल केमिकल्स एंड रिएजेंट ऑन लेबॉर्ट्री बेंच एंड शेल्फ। जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना आपने टेस्टिंग में परफॉर्म करना है। सपोज़ आप मॉर्निंग में आ रहे हो लैब के अंदर, आप एज अ वर्कर हो, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो आप काम कर रहे हो और आपको ज़रूरत है कि आप जो है वो आपने आज की डेट में इतनी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो आप उतने ही जो है वो अपने रिएजेंट बाहर निकालेंगे उतनी क्वांटिटी में, स्पेशली फ्लेमेबल, और उनको जो है वो यूज़ करेंगे और बाकी जो है वो पीछे सेव रखेंगे। वो उनको जो है वो बाहर स्टॉक को नहीं रखेंगे, जो रिमेनिंग स्टॉक है आपका उसको आप सेव रखोगे। Store stock supplies of the flammable chemicals, particularly those that are extremely or highly flammable, in a closed steel or thick uh, wood box at ground level, preferably in an outside locked store that is cool and well ventilated. उसने कहा है कि आपके जो भी हाईली फ्लेमेबल या एक्सट्रीमली फ्लेमेबल केमिकल्स हैं उसको आपने वुडन बॉक्स में या स्टील बॉक्स के अंदर जो है वो क्या करना है, सेव करना है। Safe use. Keep the laboratory well ventilated to prevent and build-up of flammable gases and vapors. अच्छा, जिन केमिकल्स के अंदर हमारे पास जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रखने से, यानी अगर कोई केमिकल या रिएजेंट काफ़ी देर पड़ा रहा है और उसके अंदर गैस प्रोडक्शन हो जाती है, तो उनको आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि उनकी जो लैबॉरेटरी जो है आपकी वेल वेंटिलेटेड हो। यानी अगर आप उस बोतल को या उस रिएजेंट बोतल को, कंटेनर को ओपन करें तो उसके अंदर जो वेपर्स प्रोड्यूस हुए हैं या कोई भी गैस प्रोडक्शन हुई है और आपकी लैब में जो है वो वेंटिलेशन हो कि वहाँ से वो इसका एक्सपोजर हो जाए और जो है वो फ्लेम जो है वो ना प्रोड्यूस हो। Before opening a bottle containing a flammable liquid, always make sure that there is no open flame within 2 meters, such as that from a Bunsen burner. जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर कोई आपका कंटेनर है या आपका रिएजेंट बोतल है और उसके ऊपर साइन बना हुआ है, जो पीछे अभी बना हुआ था पिक्चर में कि वो फ्लेमेबल केमिकल है, तो आपने क्या करना है कि उसको 2 मीटर्स अवे आपने मेक श्योर करना है कि 2 मीटर की जो दूरी पे आपके पास कोई भी बंसन बर्नर या सिपरेट लैंप वगैरह जो है वो या गैस बर्नर जो है वो ना जल रहा हो। इंश्योर स्टॉक बोतल एंड डिस्पेंसिंग कंटेनर्स ऑफ द फ्लेमेबल लिक्विड आर टाइटली क्लोज्ड आफ्टर यूज़। मतलब जो भी आपका स्टॉक है पीछे पड़ा है, जो आपकी जिसके अंदर आपके फ्लेमेबल लिक्विड हैं या केमिकल्स हैं, आपने शो करना है कि उनके जो बोतल हैं वो टाइटली क्लोज्ड हों आफ्टर यूज़। डू नॉट light a match or use a lightened paper near a flammable chemical. Do not store either in a non-spark refrigerator.
मेक श्योर नो वन स्मोकर और एडजेसेंट टू द लेबॉर्ट्री डिस्प्ले नो स्मोकिंग नोटिस। जब आप मतलब लैब में काम कर रहे हो तो सबसे ये रिस्ट्रिक्शन होती है बहुत सारी चीज़ों की। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैब के बाहर या बहुत अच्छी जो लैब्स होते हैं हमारे लिखा हुआ होता है कि मोबाइल फ़ोन्स आर प्रोहिबिटेड या फूड एंड ड्रिंकिंग, ये साइंस बने होते हैं। तो इसके साथ साथ एक जो है वो नो स्मोकिंग का साइन भी बना हुआ होता है। स्मोकिंग से क्या होता है कि स्मोकिंग से भी जो हमारे पास फ्लेमेबल केमिकल्स हैं उससे जो है वो फायर प्रोडक्शन हो सकती है, तो वो भी अवॉइड करते हैं। इसी तरह उसने जो है वो और भी जो है वो इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे सेफ़ एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग केमिकल। अब वो बात कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स की। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स क्या हैं हमारे पास? उसने कहा है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस इज़ वन दैट प्रोड्यूसेस हीट और इवॉल्व्स ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। अब ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स हमारे पास, हमें फ़ौरन से जब हम ऑक्सीडाइजिंग का वर्ड मतलब माइंड में लेकर आते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि जो गैस प्रोडक्शन या ऑक्सीजन प्रोडक्शन है हमारे पास, उन केमिकल्स में जो है वो हमारा और भी जो है वो हमने केयरफुली उनको हैंडल करना है। ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स जो है वो क्या करेंगे, बर्न हो सकते हैं स्ट्रॉन्गली और बिकम एक्सप्लोजिव और स्पॉन्टेनियसली कंबस्टेबल। मतलब अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है कि सोर्स ऑफ हाईली जो है वो हमारे पास एक सोर्स है किस चीज़ का, फायर एक्सप्लोजन का। यानी जब भी हमारे पास आग लगती है तो वहाँ पर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल होता है हमारे पास जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो अगर हमारे कुछ ऐसे केमिकल्स या रिएजेंट हैं जो ऑक्सीडाइजिंग हैं तो आपने जो है वो उनको भी केयरफुली देखना है कि वहाँ पर भी आपके पास कोई फायर वर्क ना हो रहा हो या कोई फ्लेम ना जल रहा हो। ऑक्सीडाइजिंग केमिकल इंक्लूड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर स्ट्रॉन्ग पेरोक्साइड्स। तो उसने फिर कुछ जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स के नेम मेंशन कर दिए हैं कि ये जो है वो कैटेगराइज कर दिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। फिर वो उनकी स्टोरेज और ऑक्सीडाइजिंग केमिकल के बारे में बात करें कि इनको भी आपने जो है वो बहुत केयरफुली जो है वो क्या करना है, स्टोर करना है। बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स कैन प्रोड्यूस मच हीट व्हेन इन कांटेक्ट विद फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड रिड्यूसिंग एजेंट दैट मस्ट बी स्टोर्ड वेल अवे फ्रॉम द केमिकल्स एंड अदर केमिकल्स विद विच दे कैन रिएक्ट डेंजरसली इंडिकेटेड इन अबाउट सब यूनिट, हमारे उसने फर्दर एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करेंगे कि हमारे केमिकल हैं, आइदर वो फ्लेमेबल हैं, ऑक्सीडाइजिंग है, इरिटेटिंग है या कुछ भी, उनसे अब हमें क्या जो है वो हमारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे टॉक्सिक, हार्मफुल एंड इरिटेटिंग केमिकल्स के बारे में। टॉक्सिक सब्सटेंस, अब से टॉक्सिक से आप क्या मुराद लेते हो? टॉक्सिक ऐसी कोई भी चीज़ जो हार्मफुल है, डेंजरस है, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी अर्थ के लिए। इन सब चीज़ों को जो है वो सम अप किया जाए तो वो हमारे पास टॉक्सिसिटी या हमारे पास टॉक्सिक जो है वो सब्सटेंस आता है। टॉक्सिक सब्सटेंस इज़ वन दैट कैन कॉज सीरियस एक्यूट और क्रॉनिक इफेक्ट। अच्छा, इवन डेथ भी कॉज कर सकते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन भी हो सकता है यानी सडन जो है वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है यानी डिलेड हो। सपोज आपका कोई इनकाउंटर हुआ है किसी केमिकल के साथ या रिएजेंट के साथ जो कि डेंजरस है और आपको फ़ौरन से कोई भी मतलब सिम्टम शो नहीं हुए या फ़ौरन से कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही वो कोई आपने अगर केमिकल इनहेल कर लिया है या आपकी स्किन के साथ इन कांटेक्ट हुआ है तो वो फ़ौरन से आपको जो है वो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, जिसको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। डिलेड हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं। The term very or highly toxic is used or substance is capable of causing serious effects. Toxic chemical include, अब उसने जो है वो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स के नेम मेंशन कर दिए। पोटाशियम साइनाइड है, मर्करी है। मर्करी कहाँ होती है हमारे पास? थर्मोमीटर के अंदर होती है। समटाइम थर्मोमीटर ब्रेक हो जाता है बिकॉज वो ग्लास का बना हुआ होता है तो उसके अंदर से मर्करी जो है वो, मर्करी हाईली डेंजरस हमारे पास जो है वो केमिकल है। इसलिए जब भी आप ये चीज़ें यूज़ करें तो बहुत ध्यान से यूज़ किया करें। अच्छा, a harmful substance is one that can cause limited effect on health if inhaled, swallowed or absorbed through the skin. अच्छा, आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो भी हमारे मतलब केमिकल या रिएजेंट से हमारे जो भी मतलब इश्यूज होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक अगर आप मतलब काम कर रहे हो और अगर आपने वो इनहेल कर लिया है या स्वेलो कर लिया है या मतलब आप अगर माउथ पाइपिंग कर रहे हो सपोज, और अगर आपने जो है वो इनगल्फ कर लिया है
और या आपकी स्किन पे जो है वो कोई भी केमिकल या रिएजेंट गिर गया है तो उसकी वजह से, ये थ्री टाइप्स के जो है वो इन्फेक्शन या इंजरीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लैब के अंदर। अगर आप काम करते हुए इन थ्री जो है वो इश्यूज से जो है वो सफ़र करोगे तो आप मतलब आपको ये थ्री टाइप्स की डिजीज़ हो सकती हैं। ए हार्मफुल सब्सटेंस इज़ वन दैट कैन लिमिट इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ। अच्छा, हार्मफुल केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? बेरियम क्लोराइड हो सकता है, बेंजोइक एसिड हो सकता है, पोटाशियम ऑक्सीलेट हो सकता है। ये सारे केमिकल्स हैं वो डेंजरस क्यों हैं? ये सारे केमिकल्स तो वो हैं जो हम अपने रूटीन में लैब में जो है वो हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट या केमिकल्स परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज़ करें, या केमिकल्स बनाने के लिए, रिएजेंट बनाने के लिए, तो फिर ये हमें डेंजरस कैसे हो सकते हैं? बिकॉज़ आपको पता है कि हमारे पास कुछ भी जो है, अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, हम कहते हैं भी किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो बुरी होती है। आपको पता है जब एक केमिकल या रिएजेंट या कोई भी हमारे पास स्पेसिमन बनाया जाता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है वो केमिकल या रिएजेंट या डिफरेंट जो कंपाउंड या सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। हर कंपाउंड या एलिमेंट या सब्सटेंस जो है वो हेल्दी इफ़ेक्ट्स जो है वो नहीं देता, कुछ के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। An irritating chemical is one that can cause inflammation and irritation of the skin, mucous membranes and the respiratory tract following immediate, prolonged और frequent contact। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप काम कर रहे हो और आपने जो है वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली जो है वो कोई भी केमिकल या रिएजेंट की बोतल ओपन की है और आपको पता नहीं चला, अगर आपने मास्क या अपनी पीपीज़ फॉलो नहीं की हुई और अगर आपने उसको जो है वो इनहेल कर लिया है तो सबसे में जो है वो आपकी क्या होगा कि आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाएगी। बिकॉज़ इनहेलेशन जो है आप डायरेक्ट जो है वो आपके विंड पाइप में जाएगी और आपको जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाएगी। अगर आपका स्किन से कांटेक्ट होता है कोई केमिकल या रिएजेंट जो कि डेंजरस है और वो आपकी जो है वो स्किन पे गिर जाता है तो आपको क्या होगा, बर्निंग होगी और आपको जो है वो बहुत बैड स्किन इंजरी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं कि जब आप लैब में जाओ तो आपने इन चीज़ों को रिमेंबर करना है और आपने जो है वो अपनी पीपीईज़ फॉलो करनी है। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी पीपीईज़ फॉलो करनी है ताकि आप इन सब इंजरीज़ और एक्सीडेंट से जो है वो क्या रहो, सेफ़ रहो। सेफ एंड स्टोरेज ऑफ द टॉक्सिक, हार्मफुल एंड इरिटेटिंग केमिकल्स। अब वो हों, इन तीनों जो है वो कैटेगरीज़ को कैसे हमने सेफ़ और स्टोर करना है। हैंडल टॉक्सिक, हार्मफुल एंड इरिटेटिंग केमिकल्स विद ग्रेट केयर। वाटर suitable protective gloves, wear suitable protective gloves and if indicated a face dust mask, wear or eyelashes, आई शील्ड्स एंड प्लास्टिक प्रोटेक्टिव एप्रन्स। ये सारे जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, हमारे पीपीईज़ हैं, हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं। अगर आप ये लोग आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, अगर आप इनको नहीं वेयर कर सकते या नहीं कैरी कर सकते तो आप लैब में मत जाएं और लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट या टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करें। सेफ़ यूज़ इनका यही है कि आपने जो है वो इनको केयरफुली रखना है। अपनी कैबिनेट है, कबर्ड है, अपनी शेल्फ़ है, जो भी वहाँ पर कम से कम अपने रिएजेंट और केमिकल इस टाइप के रखने हैं जो कि डेंजरस हैं और जो हैं वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लॉक में रखना है, अपने कैबिनेट में रखना है। इनको ओपनली जो है वो अपने शेल्फ्स के ऊपर नहीं रखना ताकि कम से कम एक्सीडेंट और इंजरीज़ हों। एक्सीडेंट और इंजरीज़ में किसको कह रही हूँ, एक्सीडेंट इंजरीज़ यही है कि काम करते अगर आपने केयरलेसनेस जो है वो की है और आपका कोई भी केमिकल गिर गया है, आपके ऊपर गिर गया है, या आपने इनहेल कर लिया है या आपने स्वेलो कर लिया है, तो इन सब चीज़ों से जो है वो आप सेफ़ रहें। Whenever possible, handle chemical with an irritating or harmful vapor in a fume cupboard. If it is not possible, ensure the laboratory is well ventilated while the chemical is being used. Before opening a chemical with an irritating vapor, place a cloth over the neck of the container and cap. अगर आपके पास जो है वो आपका क्या कह रहा है वो कि अगर आप केमिकल ओपन कर रहे हो और इरिटेटिंग है वो कोई भी, मतलब अगर आपकी स्किन के साथ टच हो गया, सपोज़ आप अपने हैंड से जो है वो उस केमिकल या रिएजेंट का जो है वो माउथ ओपन कर रहे हो या उसका लिड ओपन कर रहे हो, तो आपने अगर वो इरिटेटिंग है यानी अगर आपकी स्किन के साथ टच हो गया तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप
ऐसा क्लॉथ या ऐसा जो है वो कपड़ा यूज़ करके और उसको जो है वो ओपन करो ताकि वो आपके साथ आपकी स्किन के साथ टच ही ना हो। कीप कंटेनर्स टाइटली क्लोज्ड, नेवर माउथ पाइप इट और एनी केमिकल और रिएजेंट, ऑलवेज यूज़ अ फिल्टर, पाइपेट फिल्टर, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर और पाइपेटर। जब ये चीज़ें नहीं थी तो हमारे पास माउथ पाइपेटिंग होती थी, काफ़ी सारे टेस्टिंग थी जिसके अंदर जो है वो हम माउथ पाइपेटिंग करते थे। इसलिए अब जो है वो WHO ने जो है वो बैन कर दी हमारे पास माउथ पाइपेटिंग। अब हम माउथ पाइपेटिंग नहीं होती और उनको हमने जो भी टेस्टिंग हम माउथ पाइपेटिंग से परफॉर्म करते थे उसको उसने रिप्लेस कर दिया है, बिकॉज़ इससे बहुत सारे जो है वो हमारे पास ड्रॉबैक थे हमारे पास माउथ पाइपेटिंग के, इसलिए जो है वो हमने इसको अवॉइड कर दिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इंजरीज कॉज बाय द माउथ पाइपेटिंग केमिकल्स एंड रिएजेंट। इससे जो है हमारे पास क्या हो सकता है, जब आप एक्सीडेंटली सकिंग अप रिएजेंट इनटू द माउथ करेंगे, व्हेन रैपिडली सकिंग अप इन अ नैरो बोर पाइपेट और व्हेन अ रिएजेंट इज कंटेन्ड इन अ ब्राउन bottle or opaque plastic container and the level of the fluid is low and cannot be seen clearly. Putting a pipette in the mouth after its end has been in contact with harmful reagent, disinfectant or dry chemical picked up from the bench or carried on the finger. Inhaling poisonous or irritating fumes, example given from acetic acid, concentrated hydrochloric acid or formalin solution. अगर इन सब चीज़ों को जो है वो हम मतलब उसमें रखें नज़र में और हमें पता चले कि माउथ पाइपेटिंग से ये हमारे पास ड्रॉबैक्स हो रहे थे जो उसने जो है वो एक पैराग्राफ में मेंशन किए हैं, तो इसीलिए WHO ने हमारे पास जो क्या किया है इसको बैन कर दिया माउथ पाइपेटिंग को और उसके अल्टरनेट हमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल कर दिए हैं। एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग टॉक्सिक, हार्मफुल एंड इरिटेटिंग केमिकल्स, हमारे पास द फर्स्ट 8 treatment for poisoning and injuries caused by toxic, harmful and irritating chemical is described. अच्छा, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं हमारे पास, कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं यानी कैंसरिंग या कैंसर प्रोड्यूस करने वाले जो है वो हमारे पास केमिकल या रिएजेंट हो सकते हैं। म्यूटोजेनिक हो सकते हैं यानी म्यूटेशन कॉज हो जाएगी, म्यूटेशन कहाँ कॉज होगी, हमारी जीन्स के अंदर, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, एलर्जन क्या है, कॉजेज इन सम पीपल एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वो आइदर वो स्किन कांटेक्ट से भी हो सकते हैं या जिसको हम डर्माटाइटिस कहते हैं, या इनहेलेशन रिजल्टिंग इन एस्थमा और रिलेटेड कंडीशन। इनको बस आप एक बार थोरोली रीड कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर एक्सीडेंट इन्वॉल्व होंगे, अगर जो हमारे पास टॉक्सिक है, हार्मफुल या इरिटेटिंग केमिकल्स हैं, तो ये इस टाइप के जो है हमारे पास रिएक्शन हो जाएंगे। आपने इनको जो है वो लर्न कर लेना है बाय नेम। अच्छा, अब हम बात करेंगे corrosive केमिकल के बारे में। corrosive केमिकल इज़ द वन when ingested, inhaled or allowed to come in contact with the skin can destroy living tissue and also capable of damage intimate substances। अब वो कह रहा है कि corrosive जो है, corrosive कहाँ से निकला है हमारे पास वर्ड बर्निंग से। ये हमारे पास लिविंग टिश्यू है, अगर इन कांटेक्ट होगा हमारे पास स्किन के साथ तो हमारी जो है वो स्किन बर्न हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इनहेल कर रहे हो तो भी हमारे लिविंग टिश्यू जो है वो वहाँ पे डैमेज हो जाएंगे। एग्जांपल्स हैं इसने कुछ मेंशन कर दी, जैसे फिनोल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब। सेव एंड स्टोरेज हम इनको कैसे करेंगे, नेवर corrosive chemicals should be stored at low level to avoid injury which could be caused if such chemical were accidentally knocked off a shelf. Do not store potassium hydroxide or sodium hydroxide in a bottle having a ground glass stopper because these chemicals absorb carbon dioxide from the air, forming carbonates which can cement the stopper in the bottles, ठीक है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस जो है हमारे पास, आपको पता हो corrosive केमिकल्स क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है, और एक दो पॉइंट आप लर्न कर लीजिएगा इसकी स्टोरेज और
यूज़ के बारे में, ठीक है। और इसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आगे हम बात करेंगे एक्सप्लोसिव केमिकल्स की। एक्सप्लोसिव केमिकल्स जो हैं वो हमारे पास फ्लेमेबल से ही रेलिवेंट हैं, बस थोड़ा सा मतलब इनमें चेंज हो सकता है कि क्या कह रहा है वो, हीट फ्लेम एंड नॉक्स ऑफ फ्रिक्शन कैन कॉज एक्सप्लोसिव केमिकल्स टू एक्सप्लोड। अच्छा, अगर अब क्या होगा कि अगर आपका कोई भी ऐसा केमिकल है जिसके ऊपर मेंशन है कि ये एक्सप्लोसिव नेचर का है, तो आपने उसको केयरफुली और जेंटली हैंडल करना है। क्योंकि अगर कोई भी हीट या फ्लेम जो है वो नॉक हो जाएगा, यानी उसके साथ उसका कांटेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, यानी वो केमिकल जो है वो हीट अप हो जाएगा और एक्सप्लोड हो जाएगा, यानी वहाँ पे एक ब्लास्ट टाइप एक कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब उसने दो तीन जो है हमारे पास सोडियम एजाइड के कह दिया, और उसके बाद पिप्रिक एसिड कह दिया, डाइथाइल ईथर कह दिया, ये सब हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक्सप्लोसिव केमिकल्स हो सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे पास मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। आपके टॉपिक में मेंशन है MSDS। MSDS हमारे पास क्या है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। अच्छा, अब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट ये है कि आप लैब के अंदर जो भी मटेरियल, आइदर वो कोई केमिकल है या रिएजेंट है, आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस आपको बताई गई है और आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कि आपने वो केमिकल या रिएजेंट जो है वो किस तरह से यूज़ करना है और वो किस नेचर का है। आपके पास लैब से जो भी मैन्युफैक्चर्ड केमिकल या रिएजेंट आता है, उसके साथ हमारे पास MSDS होता है, हमारे पास मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। यहाँ पे भी उन्होंने हमारे पास एक मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट दी हुई है जो कि मर्क कंपनी की है, और हमारे पास जो भी हम मर्क कंपनी का नाम है मर्क, ठीक है, वहाँ से हम जो भी अपना केमिकल या सब्सटेंस या रिएजेंट जो है वो परचेज़ करेंगे, उसके साथ हमारे पास MSDS दिया है। इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ और इम्पोर्टेंस यही है कि आपके उस सेफ्टी प्रिकॉशंस पता हो कि अगर ये फ्लेमेबल है, एक्सप्लोसिव है, क्रूसिव है, इरिटेटिंग है, या कोई किसी भी नेचर का हमारे पास केमिकल या रिएजेंट है, तो हमने उसको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, बिकॉज़ योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारे लैब में मौजूद स्टाफ की जो है वो फर्स्ट जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो सेफ़ रहें। वो सेफ़ रहेंगे तो ही हम जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। हमारे पास मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, यहाँ पे हर जो है वो केमिकल के साथ उसके जो है वो हैज़र्ड्स बताए गए, एक्सप्लेन किए, और उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बताई गई हुई हैं। जैसे फर्स्ट वन है एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिड, जो हमारे पास होता है वो क्रूसिव होता है, कैन कॉज फियर बर्न, प्रोटेक्ट आइज़। उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस में उसने क्या एक्सप्लेन किया है कि प्रोटेक्ट आइज़, स्किन, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट, अवॉइड ब्रीदिंग फ्यूम्स, यूज़ इन वेल वेंटिलेटेड एरिया। और ये एक नहीं, ये थ्री नेचर का है, इरिटेटिंग वेपर भी है और फ्लेमेबल भी है विद फ्लैश पॉइंट 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री पे, या मतलब हमारे पास 40 डिग्री हमारे बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर है जो यूजुअली लैब का होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक्सप्लेन किया है जैसे फ्लेम के पास हमारे पास 40 डिग्री तक टेम्परेचर हो सकता है। कीप अवे फ्रॉम ऑक्सीडाइजर, पर्टिकुलरली नाइट्रिक एसिड, क्रोमिक एसिड एंड peroxides एंड परमेटोजेंस, पर मैग्नेटिज, सॉरी। अच्छा, अब हम बात करेंगे फर्दर उसने हर जो है वो केमिकल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे एसीटोन है, अल्कोहल है, और आपने जो है वो इनकी साइंस याद रखने हैं कि अगर कोई क्रूसिव नेचर का है तो क्रूसिव का साइन क्या है, अगर कोई हमारे पास इरिटेटिंग नेचर का है या फ्लेमेबल नेचर का है, इनके साइन क्या हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको अगर आप 1 2 3 के लर्न करोगे और आपको आइडिया हो जाएगा, तो जितने भी क्रूसिव नेचर के उन सब की सेफ्टी प्रिकॉशन सेम होंगी, जितने भी फ्लेमेबल नेचर के उन सब की जो है वो क्या होगी, सेफ्टी प्रिकॉशन सेम होंगी। मेन हैज़र्ड आपको पता है कि अगर एक्सप्लोजिव नेचर का है तो आपके उससे एक्सप्लोजन हो सकती है, अगर फ्लेमेबल नेचर का है तो उससे फ्लेमेबल या जो है वो हीट प्रोडक्शन हो सकती है, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है। हमारे पास क्रूसिव नेचर का है तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा
कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो हैं वो लिविंग टिश्यू जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, हार्मफुल है, इरिटेटिंग है या जैसे भी। तो आपने जो है वो इनमें इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो लर्न करना है। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट की इम्पोर्टेंस इसीलिए जो है वो हमें बताई गई है कि हम लैब के अंदर जाने से पहले हम इस चीज़ को अच्छे से मेक श्योर कर लें, और हम जो है वो हर केमिकल को जब भी यूज़ करने लगें तो हम, अगर हमें प्रोवाइड नहीं है तो आपके लैब में जो सुपरवाइज़र हैं या कोई भी हैं तो आप जो है वो उनसे क्या करें, पूछ लें कि सर मैंने ये केमिकल या ये टेस्ट परफॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे, आप उससे जो है वो ले लेंगे और आप उनसे कहेंगे कि आप हम प्रोवाइड करें, और हम जो है वो परफॉर्म करने से पहले हम उसकी केमिकल या रिएजेंट की जो है वो अच्छे से उसकी नेचर पता हो, ताकि आप भी सेफ रहें और लैब भी सेफ रहे और हमारी टेस्टिंग जो परफॉर्म हो रही है वो भी सेफ रहे। तो इसने यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो केमिकल्स और उनके मेन हैज़र्ड्स और उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात की है। आपने बस इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो लर्न कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह इससे 1 बाय 1 जो है वो सारे इम्पोर्टेंट केमिकल, ये केमिकल एज इट इज़ जो है वो लैब में मौजूद नहीं होते यूजुअली। ये मिक्सचर ऑफ केमिकल, जहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि कुछ जो है वो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस या केमिकल्स होते हैं और कोई मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस में जो है वो हमारा मिक्सचर जो है वो इन केमिकल से जो है वो बना हो सकता है। हर केमिकल में ये सब नहीं होंगे, किसी में कोई एक होगा, किसी में 2 होगा और कोई प्योर भी हो सकता है। तो आपने इसको जो है वो थोरोली एक बार रीड कर लेना है। अच्छा, अब हमारे लास्ट लेक्चर में हम अपने इक्विपमेंट और ग्लासवेयर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो उसको डिटेल में नहीं लेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर फायर सेफ्टी की और एमरजेंसी फर्स्ट एड की।